अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदलिया पर एस्टैब्लिशमेंट के दबाव से मुतल्लिक खत लिखने के बाद आला अदालतों के जजेस को ही धमकी आमेज और मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अहम बात यह है कि यह सिलसिला उस वक्त भी जारी है जब वजीर आजम शहबाज शरीफ इन खतूत को संजीदा मसला करार देते हुए इदारों को तहकीकात का हुक्म दे चुके हैं और CTD ने इस मामले की बाकायदा तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। मगर तहकीकात के नतीजे में खतूत भेजने वाले जिम्मेदारों का तो अभी तक तयन नहीं हो सका है, बल्कि इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और सुप्रीम कोर्ट के 5 मजीद जज साहबान को भी आज मशकूक खत मौसूल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी को भेजे जाने वाला खत इनके सेक्रेटरी ने वसूल किया और बाद में यह मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि जस्टिस बाकर नजफी को मिलने वाले खत में कोई धमकी आमेज पैगाम या पाउडर मौजूद था या नहीं। जबकि इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को आज जो खतूत मिले हैं उसमें आर्सेनिक पाउडर मौजूद है। अहम बात यह कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस को भी धमकी आमेज और मशकूक खत भेजे गए थे, जिसके बाद CTD ने इस्लामाबाद और लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इस हवाले से CTD में टास्क फोर्स भी कायम की जा चुकी है। तशवीश की बात यह है कि जजेस को मिलने वाले इन खतूत में पाउडर भी पाया गया है, जिसके बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट CTD को मौसूल हो गई है और ज़राए के मुताबिक खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% थी, जबकि पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके अलावा तहकीकात में अब तक ये बात सामने आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत जनरल पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी से भेजे गए थे, मगर CCTV कैमरा ना होने की वजह से इस बात का तयन करना मुश्किल हो गया है कि ये खतूत किसने अरसाल किए थे। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत और उसके बाद जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत ने अदलिया की आज़ादी को लेकर अहम सवालात खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ रोज से बाज़ नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान की सजाओं, इलेक्शन के नताइज और हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें नून लीगी रहनुमा अपनी जमात को चार्जशीट कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस की साख पर सवाल उठा रहे हैं। और अहम बात यह है कि इलेक्शन में शिकस्त खाने वाले 2 अहम लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह इस मामले में आगे आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से जावेद लतीफ़ मुतादिद इंटरव्यूज़ में यह दावा कर रहे हैं कि नून लीग को साजिश करके इलेक्शन से हराया गया और नून लीग की अक्सरियत ना होने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को हुकूमत कायम करने पर मजबूर किया। इसी तरह नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिस तरह इमरान खान को सजाएं दी गई उससे नून लीग को नुकसान हुआ और ये केसेस जल्द खत्म हो जाएंगे। वजारत खजाना आपने औरंगजेब साहब को दे दिए, नून लीग से ताल्लुक नहीं है उनका, और मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला दिए। ये फैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन है, तो ये ज़रूरी है हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है। यह है नून लीगी रहनुमाओं के वो बयानात जो नून लीग को ही चार्जशीट कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ बनाए गए केसेस की साख पर सवालात उठा रहे हैं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज जो हैं हमारे काम में मुदाखलत कर रही हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्हीं जजेस को और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज मशकूक खत मिलना शुरू हो गए हैं, जिस पर आपकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम इसको देख रहे हैं, इस मैटर को, और बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं और तहकीकात भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तहकीकात की बात कर रहे हैं वहीं पर आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को दोबारा से ये मशकूक खत मिल रहे हैं। ये क्या मामला है? ये मेरे ख्याल में उसकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। आपने देखा कि कुछ रिपोर्ट तो कल आ भी गई है और इतनी तेज़ी से लैब टेस्ट करवाने के बाद उसके अंदर कौन से उसके कंपोनेंट्स थे, कहाँ से ये ख़त चला, यानी उसकी जो फिंगर प्रिंटिंग है उसको ट्रेस बैक कर रहे हैं कि ये ख़त किधर से चला, किस डाक खाने में चला, और उसको ट्रैक किया जा रहा है। और ये कोई सिर्फ अगर ऐसी थ्रेटनिंग चीज़ें हो रही हैं तो ये सिर्फ जजेस के लिए तो नहीं है, ये तो हमारी पूरी रियासत के लिए, यानी तमाम जो इदारे हैं उनके लिए। इस वजह से इसको पूरी तरह से ट्रेस किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और लोगों को आइडेंटिफाई करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ये ख़त ज़्यादातर एनोनिमस होते हैं, मगर एनोनिमस का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत किसी भी तरह की लापरवाही करे कि इनको ट्रैक करने में कोई कोताही रह जाए, तो वो हो रहा है काम। बेतारी आपकी हुकूमत को आती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जजेस की सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी मामला है। पहले ही 6 इस्लामाबाद के जो जजेस हैं वो ये कह चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव यानी कि आपकी पिछली हुकूमत वो मुदाखलत करती रही है, एजेंसीज उस दौरान मुदाखलत करती रही हैं, वो एक कंसर्न अपनी जगह पर मौजूद है। अगर अब इनको लाइफ थ्रेट्स मिलने लगे
तो वो सिक्योरिटी के अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी मामला है। सो दिस इज हैपनिंग इन योर गवर्नमेंट अगेन। जी, एक चीज़ से मैं सिर्फ आपकी वैसे आपसे इख्तलाफ मुझे पता है मैं नहीं करता हूँ, मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इख्तलाफ करने की। ये जो स्टेटमेंट आई है ये हमारी हुकूमत के मुतल्लिक नहीं आई है। इसका महवर तमाम गुफ्तगू का जो है वो सिद्दीकी साहब का केस था। आपको याद होगा कि ये तमाम स्पेस जो खुली है जिसमें जजेस ने ये शिकायत सामने लाई हैं, वो स्पेस खुली है सिद्दीकी साहब के मामले के फैसला आने के बाद। सिद्दीकी साहब का जब तमाम मामला हुआ है उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। खैर उस वक्त भी 2017 में आप ही की हुकूमत थी जब सिद्दीकी साहब ये लेकर आए थे और उस वक्त ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया था, इनको बरतरफ किया गया था, उस वक्त भी आपकी हुकूमत ही थी। चलिए मान लें, मगर आप उस वक्त यू वर ऑन द रिसीविंग एंड। मैंने इसी वजह से कहा कि अगर आप ये मुकदमा वाकई इस शक्ल में पेश करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपको भी मालूम है, आवाम को भी मालूम है कि ये कौन करवा रहा था, कहां से ये हो रहा था। बेनिफिशियरी कोई और था और आप उसके और उसके बाद वो बेनिफिशियरी भी आ गया, और बेनिफिशरी के आने के बाद जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका जो हशर या उनकी बेगम साहिबा के साथ जो सलूक किया गया वो भी आपके सामने। तो जुडिशरी के साथ जब एग्जेक्टिव जुडिशरी का गिला है तो वो गिला तो चल रहा है बड़ा पुराना, मगर इस खत का सामने आना और सुप्रीम कोर्ट में जाना। ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है और इसमें जिन केसेस का हवाला दिया गया है उसमें इमरान खान के मुतालिक वो केसेस हैं जिसके बजाय बेनिफिशियरी आप हैं, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले पे इमरान खान उस वक्त बेनिफिशियरी। देखिए मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खत था ये जिस पीरियड का है उस वक्त आपकी हुकूमत थी। देखिए जब ये खत आया है उस वक्त तो हमारी हुकूमत थी। अगर आप इसको डेट करें, कार्बन वाइट वाला केस, अगर आप कार्बन ट्रेस करना वाइट वाले केसेस का हवाला दिया है कि उस वक्त जजेस को धमकी दी जाती थी, दिस वाज योर पीरियड एंड आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट और डिफेंड इट। व्हाई वुड आई कोई भी चीज नहीं, पहले मेरी बात भी, मुझे भी मौका दीजिए ना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप सिलेक्टिव कार्बन ट्रेसिंग कर रहे हैं, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इसमें से कब जब कार्बन ट्रेस करेंगे, कार्बन ट्रेस का मतलब नाज़रीन के लिए कि अगर आप जाएंगे इसके पीछे तो कौन कौन से केसेस खुलेंगे, उसमें से कुछ हमारी हुकूमत का वक्त था, कुछ इमरान खान साहब की हुकूमत का वक्त था, कुछ केयर टेकर की हुकूमत, कुछ केयर टेकर की हुकूमत और फिर हमारी हुकूमत। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बात हो रही है ये तो सही हो रही है। जजेस ने लेटर लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिदायत दी तमाम बेंच से, फुल बेंच से कंसल्टेशन के बाद आप कमीशन बना दें। 1-1.5 दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम 184(3) में इसको सुनना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट तो और हमारी तरफ से भी किसी जगह पे कोई कोताही नहीं होगी। जजेस की प्रोटेक्शन के अंदर, इसको ट्रैक करने में, इसको ट्रेस करने में, इसके जो मुजरिम हैं उनको सामने लाने में, कटहरे में खड़ा करने में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन अभी तक जो आप लोगों की डिस्कशंस हुई है, क्या आप लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं या कम से कम आपको शक और शुबा है कि ये जो 6 जजेस ने खत लिखा उसके बाद ये थ्रेटनिंग लेटर्स आना, तो इस चीज का आपस में कोई लिंक है? देखिए मैं नहीं बता सकता ना, यानी इस पैराई से भी देखा जाएगा, देखा जा सकता है, और इस पैराई से भी देखा जा सकता है कि जो भी इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहता हो, यानी इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होता ना कि वो अगर 75% भी तो वो डाली जा सकती थी ना सफूफ, जिससे नुकसान होता है। जी तो उसको ज़ाहिर ऐसा लग रहा है डराने धमकाने, 12% डालने का तो कोई मकसद नहीं था ना। तो इसका मतलब है कि या तो जजेस को थ्रेटन करने के लिए, ये इंटिमिडेट करने के लिए ये किया जा रहा है, और या इस मौके से फायदा उठाने के लिए जो भी सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहता है वो ये कोशिश कर रहा है कि ये जंग भड़क उठे आप किसी न किसी। बट आप होपफुल हैं, संजीदगी से हुकूमत देख रही है कि इसका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। हर दो सूरतों में, चाहे ये धमकाने के लिए किया गया है या मौके से फायदा उठाने के लिए किया गया है, हुकूमत सरधड़ की बाजी लगाएगी कि इसको ट्रेस करके पता किया जाए कि ये कहां से चल रहा है। अब आपके वो दोस्त जो इस मर्तबा आपके साथ काबीना में नहीं है लेकिन आपकी पार्टी का अहम हिस्सा है, मियां जावेद लतीफ साहब, हु इज कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू मियां साहब, कैबिनेट में भी उनको शामिल किया पिछली हुकूमत में। राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के आपके सदर भी हैं। कंटिन्यूसली उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी वो इमरान खान के जो केसेस हैं उनके हवाले से बात करते हैं, उनकी साख पे सवाल उठाते हैं, कभी 8 मई के जो इलेक्शंस हैं उस पर सवाल उठाते हैं, काबीना के फॉर्मेशन पे सवाल उठाते हैं। ये क्या मामला है? ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर से आपके लोग ही चार्जशीट कर रहे हैं नून लीग को इस वक्त। नहीं, नून लीग को नहीं चार्जशीट कर रहा कोई भी, ये सिस्टम को चार्जशीट कर रहे हैं। यानी मैंने आपके भी गालिबन प्रोग्राम में और बहुत से प्रोग्राम्स में ये कहा है, इनका रेफरेंस दिया है कि हमारे अपने दोस्त जो हैं, जो लोग कहते हैं कि जी आप बेनिफिशियरी हैं और इलेक्शन में ये वे हो गया, उनसे पूछें कि हम पूरी गुजरांवाला की बेल्ट हार गए, यानी जहां पे कभी हम हारे ही नहीं जिंदगी में, जीटी रोड जहां पे हम कभी नहीं इलेक्शन हारे, वहां पे हमारा तख्ता हो गया।
फैसलाबाद के अंदर हमारा तख्ता हो गया। तो ये सिस्टम जो है ये अजीबोगरीब नहीं दिखता है, तो ये लोग भी गिला कर रहे हैं। और जो हम बार बार पीटीआई को भी कहते हैं कि व्हेन यू से तहरीक इंसाफ का तो एक मुकदमा ये है ना कि हमें नहीं, तहरीक इंसाफ का क्या मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, मैं आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि हमारी सीटें हरवा के नून लीग को जिताया गया है, वो बेनिफिशियरी है, वो हुकूमत में। आप लोगों का क्या मुकदमा है इस हवाले से? व्हेन यू से कि गुजरांवाला हराया, फैसलाबाद हराया, क्या कहना चाहते हैं? इस इलेक्शन का मकसद ये था कि सारी की सारी जो पीटीआई है वो जिता दी जाए खैबर पख्तूनख्वा में, और मौलाना जो आज तक गिला करते फिर रहे हैं उनका सत्यानाश कर दिया जाए। या दूसरी तरफ ऐसे करते हैं कि चले जाते हैं कराची में, आपके शहर में जहां आप आज बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हुआ हूं, वहां पे भी पार्टियां जो है रोना धोना कर रही हैं कि सीटें तो हमारी थी, तो ये कैसे जीत गए और वो कैसे जीत गए। बुनियादी तौर पे ये जो सिलेक्टिविटी, यानी जिस इलेक्शन कमीशन के तहत पूरा स्वीप कर दिया पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा, उसी इलेक्शन, और वहाँ पे जो मौलाना कह रहे हैं उनका नुक्ता नज़र है बिल्कुल उसी तरह पंजाब में, जहाँ पे आपके भी मुबस्सिरीन कह रहे थे कि हमें 90 से लेके 105 110 सीटें मिलेंगी। इलेक्शन के तमाम रिजल्ट्स भी ये कह रहे थे, जो पोल्स आ रहे थे कि हमें 90 से लेके 105 तक, और हम 110 की बात कर रहे थे, सीटें मिलेंगी। नहीं मिली ना, तो हम वाइप आउट हो गए, यानी हम जीटी रोड से वाइप आउट हो गए। तो इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर कोई भी खुश नहीं निकला। कोई एक पार्टी मुझे बता दें जो ये कहे कि वाह क्या इलेक्शन है। जो बात राना सनाउल्लाह, क्योंकि पंजाब के सदर हैं आपकी पार्टी के, फैसलाबाद से ताल्लुक है, वो तो ये वजह बता रहे हैं कि इमरान खान को जो बैक टू बैक सजाएं मिली और गलत मिली, वो कह रहे हैं ये ऐसे केसेस हैं जो कि स्टैंड नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा हुआ, करप्ट है, सजा मिलनी चाहिए थी, सजा हो गई, यू वर जस्टिफाइंग दोस पनिशमेंट्स। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, उससे तो वो तो बैकफायर किया है, हमें उससे नुकसान हुआ है, और ये सजाएं भी ऐसी हैं कि वो स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मैं इतना ऐसी ज़रूरत तो नहीं दिखाऊंगा कि मैं अदलिया पे साफ आपके प्रोग्राम में बैठ के इल्ज़ाम ही लगा दूं कि जान के उन्होंने हमारे इल्ज़ाम ना लगाएं, लेकिन जो जिस तरह प्रोसेस चला उस पर तो जरा फिर मुझे इल्ज़ाम तो अपनी मर्जी का लगा लेने दें। अगर जज ये कहे कि नहीं आपके विटनेसेस की रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एज आई सेड, इल्जाम तो मुझे मेरी मर्जी का लगा लेने देना, इतनी तो इजाजत दें। राना सनाउल्लाह वाला इल्जाम तो कम से कम मुझे अगर बुला ही लिया और मैं आके आपके साथ बैठ ही गया हूँ, तो फिर मुझे इल्जाम तो अपनी मर्जी का लगा। राना साहब पे लगाना चाह रहे हैं? जी नहीं, राना साहब तो मेरे लीडर हैं, राना साहब पे मैं क्या काहे को इल्जाम लगाऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो काम जुडिशरी का है उसका जवाब मुझसे क्यों मांगते हैं? जज को बिठाए ना यहाँ पे किसी को। ये जो आपने सारी बातें मुझसे पूछी हैं, ये कैमरा लेके किसी हाई कोर्ट के बाहर खड़े हो ना। जब नहीं, एक मिनट, मेरी बात तो गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, जब आपके दोस्त मिफ्ता इस्माइल साहब को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, उस वक्त हमने किसी जज से नहीं पूछा था, हमने उस केस की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो मेरिट थे, उस पर बात की। तो मेरी दरखास्त सुन लेना। मैं तो आज आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि आप हर जगह पर जाते हैं जहां पे जुल्म हो रहा होता है, मैं आपको देखता हूं, आपके प्रोग्राम के इब्तदाइये में भी नजर आता है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, माइक लेके घूम रहे हैं। तो माइक लेके जाके खड़े हो जाएं। ये जो सवालात मुझसे पूछ रहे हैं ये उनसे पूछे। कमेंट ऑन दैट? नहीं, मैं कमेंट कर तो रहा हूं। नहीं, आप तो कह रहे हैं आप उनसे जाके नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं राना सनाउल्लाह साहब पार्टी के सदर आपके ये कह रहे हैं कि जिस आपने बात सुन सजा दी गई है, दिस विल ओवरटर्न। आपने फैसला किया कि आज नहीं सुनूंगा। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, वो सही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं, मगर आप मेरा वाला जवाब को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि कोई जवाब आपके जहन में है। आप मुझे कह रहे हैं आप जज साहब से जाके जवाब। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो फैसले जजों ने किए हैं और जो प्रोसेस जजों ने अपनाया है, उसका सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं तो प्रोसेस मैं किसकी बात कर रहा हूं? यानी अदालत ने जो प्रोसेस फॉलो करना है, उस प्रोसेस के तहत जिस तरह गवाहियां लेनी है, ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे कि एक जज ने क्यों किया, तो मैं क्या करूं? क्योंकि जब आपकी पार्टी के लोगों के हवाले से होता था तो आप बताते थे कि गलत तरीके से क्या हुआ, ये जज जानिबदार हैं, आप जजेस के हवाले से बाकायदा देखिए। अभी राना सनाउल्लाह का क्लिप आपने चलाया है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ये तरीकाकार सही उनको नहीं लगा। जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सवालात जो उठ रहे हैं, पहले आपने अदालत मेरे से पूछा इलेक्शन के मुतालिक, तो मैंने बोला कोई एक शख्स है, एक शख्स बताइए जो प्रोसेस से मुतमईन हो। फिर आपने अदलिया का पूछा, अभी तो शुक्र करें मैं आपको जस्टिस मुनीर तक नहीं लेकर गया, या भुट्टो के केस तक नहीं लेकर गया, या उसके बाद दीगर जो अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालिफिकेशन पे नहीं लेके गया, या फॉन्ट जो अवेलेबल था कमर्शियली
लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था और वकील ने डाउनलोड किया तो मरियम को 9 साल। देखिए बात ये मैं आपको कह रहा हूं के फैसलों पे उनके कंडक्ट पे तबसरा करते थे। ऑल प्रोसेसेस नीड टू बी इम्प्रूव्ड। वो मेरा एक पाकिस्तान नीड स्ट्रेटनिंग आउट, और अगर हमने पाकिस्तान को सीधा ना किया तो ये प्रोग्राम भी हम इसी तरह करते रहेंगे, ये जवाब भी इसी तरह चलते रहेंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है कि तमाम, अगर जजेस ने लिख के दे दिया, अगर जजेस ने लिख के खत डालने शुरू कर दिए हैं तो जो साइल उनके पास है वो बेचारा किधर जाके खड़ा होगा। आपने कहा था कि आखिर में हम एक मुत्तफिक हो जाएंगे एक नुक्ते पे, वो यही नुक्ता है मेरे ख्याल से। लेकिन अब मुझे बताइएगा, बड़ा मुश्किल रास्ता है। मियां जावेद लतीफ साहब जब ये कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात की, वो नहीं चाहते थे हुकूमत बनाना, नवाज शरीफ चाहते थे हुकूमत ना बने, फिर उनसे पूछा आपने क्यों हुकूमत बनाई, उन्होंने कहा वैसे ही बनानी पड़ी जैसे हमें जबरदस्ती अदम एतमाद का वोट हमसे करवाया गया। सारी बात मानता हूं, आखिरी बात पे मैं एक ऐड करना चाहूंगा। नहीं, बट पहले तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे हुकूमत बनाना? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि इस वजह से कि आपको याद होगा कि शहबाज साहब ने पहले दिन पहली तकरीर में हुकूमत बनाने से पहले कहा था कि मैं दावत देता हूं पीटीआई को जो ये क्लेम करती है कि हमारी मेजॉरिटी है कि आके हुकूमत बनाए। और ये कोई खोखली बात नहीं थी, क्योंकि उसके फौरन बाद पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब ने पीटीआई को फोन किया और ये कहा कि जिस तरह हम गैर मशरूत तौर पर इनको पीएमएलएन से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप पहला आपका हक है, आप आके हुकूमत। एक मिनट है जी, इनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, उस पे आ जाए। जो आप कहते कि एक बात से इख्तिलाफ मेरी बात मुकम्मल होने बात मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वो ये है कि पीटीआई जब इलेक्शन लड़ने जाती है तो किस लिए जाती है? हुकूमत अगर तो हुकूमत क्यों नहीं बनाते? फिर जब लोगों से वोट मांगते हैं तो इसलिए मांगते हैं कि हम उनके मसाइल हल करेंगे। जब पीपल्स पार्टी कह रही है कि गैर मशरूत आप हुकूमत बनाए तो आए ना, लोगों के मसाइल हम हल कर रहे हैं ना, तो अपना पॉलिटिकल लॉस करते हैं। तो आप जब इलेक्शन हम बात नहीं करेंगे तो क्यों भाई, क्यों ये सवाल तो वोट किस लिए नहीं? मगर ये सवाल यही है पिवटल सवाल, जो आपके सवाल का जवाब है कि मियां शहबाज शरीफ ने कहा आप हुकूमत बनाइए, पीपल्स पार्टी ने कहा आप हुकूमत बनाइए, नवाज शरीफ ने कहा हम ये हुकूमत नहीं बनाना चाहते। आप फिर वही पूछ रहे हैं। लेकिन फिर जो मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट जो है ना मियां साहब का वो डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि हमसे फिर जबरदस्ती हुकूमत बनवाई गई, जैसे जबरदस्ती अदम एतमाद हमें कहा। मैंने मियां नवाज शरीफ से भी नहीं सुना और मियां शहबाज शरीफ साहब से कोई जबरदस्ती नहीं की गई, मैंने नहीं सुना उनसे अभी तक। अच्छा, आपकी पार्टी में ऐसा कोई इशू है इस वक्त जो इस वक्त इलेक्ट नहीं हुआ, जो जीता नहीं है, वो एक मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहा है, और जो लोग इस वक्त मिनिस्ट्रीज में हुकूमत में उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है। देखिए, जहां जिस मुल्क के अंदर भी अनसर्टनिटी होगी और जिस मुल्क की भी वो सियासी तारीख होगी जो हमारे मुल्क की सियासी तारीख है, इलेक्शंस के हवाले से, अदलिया के हवाले से, किसी भी हवाले से, वहां पे ये हो नहीं सकता कि आपके दिमाग में शक नहीं आए, क्योंकि आप तारीख से हवाला लेना जाएंगे तो हर चीज का आपको हवाला मिल जाएगा 1957 से ऑनवर्ड शुरू हो। एक आखिरी सवाल, ईद के बाद फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम तहरीक चलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमने दीगर जमातों से इत्तेहाद करके हमने भी तहरीक चलानी है। आपके ख्याल में इस मुल्क में ऑब्वियसली सबको पता है कि जो हालात है एक स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन के नताइज उस हवाले से वो कह रहे हैं कि हमारा केस आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम एहतजाज करेंगे। आपके ख्याल में हुकूमत पर दबाव पड़ेगा इस बात का? दीगर चैलेंजेस के अलावा ये कितना बड़ा चैलेंज? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो पहले ही कहा है कि आपको हुकूमत बनानी तो आके बना लें, तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हुकूमत अभी बना लें। अच्छा, अभी भी ऑफर अभी आके बना लेना, पीपल्स पार्टी, अरे भाई बना लेना, पार्टी और यार जब तक ये हुकूमत तब तक कायम है जब तक हुकूमत और उसके जो सपोर्टर्स हैं उसके साथ खड़े हैं। और हम ये जो अपनी चिन के ऊपर लॉस ले रहे हैं और दिन से रात तक बैठ के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो पाती फिर भी कोशिश करते हैं दिन रात, वो इसीलिए करते हैं ना कि हमें ये हमारे पे बोझ है उस वोट का कि हमने ये काम करने हैं। अगर कोई समझता है कि वो बेहतर काम करना चाहता है, अगर कोई मुल्क को सिर्फ मैंडेट दे दे तो हम करेंगे। नहीं, मैंडेट किस चीज का दे दें? ऐसे करें ना, 700 सीटें अनाउंस कर दें उनकी, किस चीज का मैंडेट दे दें? मैंडेट का एक तरीका है ना। लेकिन आपने प्रोटेस्ट करना अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत उल्टानी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत करके आपने चलानी है, आपको चलानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? धरने, एहतजाज? तेरे फिराक में हम जी बुरा नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हुकूमत चलाएंगे, चलेगी तो चलाएंगे, जब तक है काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मोड में है, मगर अब पार्टी ने मुबैना धांधली और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाकर ईद के बाद सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की दीगर 5 जमातों को ग्रैंड अलायंस की सूरत में साथ मिलाने का ऐलान भी किया है, जिसमें BNP मेंगल,
महमूद खान अचकजई की पीके मैप और MWM समेत दीगर जमातें शामिल है। पार्टी रहनुमाओं ने कल इस हवाले से ऐलान करते हुए कहा कि ग्रैंड अलायंस का पहला मुश्तरका जलसा 12 अप्रैल को पश्तीन में होगा और दूसरा बड़ा जलसा 14 अप्रैल को क्वेटा में होगा। हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज उसमें है। ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद अचकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना क्वेटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, सिंध, अंदरूनी सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही थी और अब ग्रैंड अलायंस की सूरत में ईद के बाद मुल्क गिर जलसे करने का ऐलान भी किया है। इसके क्या अहदाफ होंगे, क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान रऊफ हसन ने। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रऊफ हसन साहब, कल आपकी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया था कि ईद के बाद एहतजाज होगा, दीगर पार्टीज भी आपके साथ इसमें शामिल होंगी और 12 तारीख को जो है 12 अप्रैल को जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। जरा बताइएगा कि क्या हदफ क्या है इन जलसों का और क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे आप इस हुकूमत पे प्रेशर डाल सकेंगे, क्योंकि अभी मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा हमें कोई खतरा नहीं है ऑपोजिशन के इस एहतजाज से। थैंक यू शहजाद जी, बिल्कुल फैसला हुआ है कि एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी और उसका पहला जलसा जो है वो पशीन बलूचिस्तान में 13 अप्रैल को होगा। उससे पहले 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर में एक फॉर्मल इजलास होगा इस कोलिशन का, जिसमें बाकी जो एहतजाजी जलसे होने हैं उसके बारे में भी एक शेड्यूल जो है वो उसको फाइनलाइज किया जाएगा और उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन पहला जलसा जो है वो 13 अप्रैल को पशीन के मकाम के ऊपर बलूचिस्तान में होगा। वहाँ से ये तहरीक जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। और इस तहरीक का मकसद क्या है, क्योंकि आप कहते हैं हमारा मैंडेट चुराया गया है, ये हुकूमत जो है ऑब्वियसली प्रेशर में आके इस्तीफा तो देगी नहीं। माजी में भी हमने देखा इमरान खान खुद जब बाहर थे 126 दिन का धरना हुआ था, उसका भी वो नतीजा नहीं निकला था। तो फिर इस मरतबा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आप प्रेशर डालेंगे हुकूमत पे, उससे क्या हासिल करेंगे? देखिए, बेसिकली वो 13 पॉइंट का एजेंडा हमने रिलीज किया था, वो 2 दिन पहले जब यहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, और उसमें जो मेन जो उसके फीचर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलियन बालादस्ती का कायम करना मुल्क में, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ का रिवाइवल और जमहूरियत का रिवाइवल बाय होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। And as I said at the beginning that civilian supremacy जो है वो उसमें एक मेन फीचर है उसका। अब इसका असर क्या होगा वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जब वो जमे गफीर निकलेगा तो फिर डेफिनेटली उसकी मुनासबत से ही मेरा ख्याल है हुकूमत अपना पैंतरा बदलेगी। लेकिन ये अब सिर्फ PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की 5 और जमहूरियत पसंद जमातें जो हैं वो भी शामिल हो रही हैं और ये जो तादाद है ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। और भी बहुत सी जमातों ने हमसे रब्ता किया है और वो अभी उनके साथ डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ कुछ और जमातें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन क्या फिलहाल जो नाम सामने आया उससे तो ये लगता है कि ऑपोजिशन भी डिवाइडेड है, क्योंकि इस आपके कोalition में जमात इस्लामी का नाम नहीं है, JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का नाम नहीं है, जिनसे आपके लोगों ने मुलाकात भी की थी और ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी स्ट्रीट पावर के साथ आप एहतजाज करना चाहते हैं, उनसे नहीं हुई बातचीत, वो नहीं ऑन बोर्ड इस हवाले से? जमात इस्लामी मौजूद है जी, उसमें 6 जमातों में मौजूद है, नंबर 1 बात। ठीक है। नंबर 2 बात, जब जमीयत उलमा इस्लाम के साथ फजल रहमान साहब के बात हुई है और वो मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ शायद बर्फ पिघले, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कुछ मसाइल हैं, मैं बड़ा फ्रेंकली कंसीड कर रहा हूँ, लेकिन उनके साथ हमारा मुसलसल रब्ता है, उनका हमारे साथ मुसलसल रब्ता है और हम देखते हैं कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वक्त थोड़ा सा गुजरे तो उसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर नताइज जो है यहाँ भी हम बरामद करने में कामयाब हो जाएंगे। मसला तो यही है ना रऊफ साहब के फजल रहमान साहब ने कहा भी था जब वो आपके वफ्द से मिले थे कि उन्होंने आपके वफ्द से भी ये कहा था कि जो हमारे खिलाफ धांधली हुई है उसके बेनिफिशियरी तो आप है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें हरा के आपको जितवाया गया है, कि यही इशू है?
देखिए मेरी नजर से उनकी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं गुजरी है, लेकिन अगर उनका ये कहना है, उन्होंने ये कहा है जैसा कि आप फरमा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, जैसे कि हमारे सारे जो लोग हैं जो कि 45 में जीते थे और 47 में उनको हराया गया, वो सब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में गए हैं। हमारे अबाउट 90% लोग जो हैं वो अपने 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 फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, अपने प्रूफ्स के साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जा चुके हुए हैं। सो उनको भी चाहिए कि वो भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाके उनको वही, दैट इज द राइट फोरम, वो करें। उसके साथ उन्होंने भी एहतजाजी तारीख का एक आगाज का ऐलान किया है जी। तो वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, डेफिनेटली पैदल चलेंगे या शायद मिल के चलें, ये वक्त बताएगा कि क्या होता है। रऊफ साहब, एक और मामला है जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है आपकी जमात पर कि एक तरफ आपका एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस है, लेकिन दूसरी तरफ केपीके की जो काबीना है उसका इजलास होता है कोर कमांडर हाउस में जाके, ये क्या मामला है? देखिए, एक ऐलानिया जो है वो हमारी जो वहाँ की प्रोविंशियल टीम है, मीडिया टीम है, उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने आज ही वो बयान जो है वो जारी किया है। कोर कमांडर के घर से अफ्तारी के ऊपर दावत दी गई थी और उन्होंने कहा है कि हमने इस्लामी रवायात के मुताबिक उस इन्विटेशन को कबूल किया और हम वहाँ गए अफ्तारी के लिए। कोई वहाँ कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, सरीहन कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, लेकिन उनको ब्रीफिंग दी गई मुल्क में, प्रोविंस में, सूबे में जो सिक्योरिटी के मामलात पर, अमन की जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके ऊपर उनको एक ब्रीफिंग दी गई। वो सुना और वो वापस आ गए। कैबिनेट मीटिंग के बारे में जो है जो खबर फैलाई जा रही है वो कंप्लीटली शर्मंगेज है और उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो वजह क्या है कि 2-3 दिन से तनकीद हो रही थी, उसके बाद ऐलामिया आया, वैसे ही गए थे तो वैसे ही बता देते गए थे, तो इसमें इसको क्या खुफिया रखने की कोशिश की थी पहले? कल मैं आया हूँ 2 प्रोग्राम्स में, मैंने वहां भी बात की है, इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में उसमें बात की है। फॉर्मल ऐलानिया था वो आज उन्होंने जारी किया है। शायद एक ऐसी इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं थी, होती रहती है, सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग मिलती रहती है, वो चले जाते तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। देखिए, हमारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है ना, वो जो आप कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये नहीं है कि जी हमने फेडरेशन को चलाना नहीं है या फेडरेशन के बाकी जो मामलात हैं उनको हम ठप करने की कोशिश करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो मीटिंग्स हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ या जो इंटीरियर मिनिस्टर के साथ हुई है, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेकिन मेरी कंटेंशन हमेशा से, मेरी का मतलब है कि पार्टी की कंटेंशन ये है कि हम फेडरेशन का एक हिस्सा हैं, फेडरेशन की एक इकाई हैं और विफाक के साथ हमने वर्किंग रिलेशंस जो है उनको रखना है, उसके बगैर फेडरेशन नहीं चल सकती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की है या अब अफ्तारी की इनविटेशन के ऊपर हमने जाके उनके साथ अफ्तारी कर ली है, तो इसको तनकीद की नजर करने की बजाय इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि इसमें एक पॉजिटिविटी भी है। जहां हम अपने हकूक की बात करते हैं वहां इन मुलाकातों में, रऊफ साहब, इन मुलाकातों में हर्ज नहीं है, लेकिन जो एक एक्सट्रीम बयानी आपकी पार्टी बनाती है कि किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, और फिर जब मुलाकात करते हैं तो इस वजह से तनकीद होती है। मिसाल के तौर पर अभी भी जो आपने अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातों का मिसाल दी, उस पर इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मिलना गलत नहीं है लेकिन तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी। जब इस किस्म का मौक़िफ़ आएगा तो फिर तनकीद होगी ना। देखिए, जो 3 जमातें जो इमरान खान साहब ने सिंगल आउट की हुई हैं वो मैंडेट लूटने वाली जमातें हैं जी, बिकॉज उसकी मेन बेनिफिशियरी वही जमातें हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP। इनके बारे में हमें गाइडेंस है, इसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस है कि जी इनके साथ हमने किसी किस्म की कोई कोलैबोरेशन नहीं करनी और किसी जमात के बारे में कोई इस किस्म की हमें गाइडेंस नहीं है। सो हम सबके साथ मिल बैठेंगे, सबके साथ बैठ के हम बात करेंगे, आगे लेके चलेंगे। और अगर हाँ हमारे मफादात यकसा हुए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यकसा हुए, सब जमहूरियत के रिवाइवल में, कानून की रिवाइवल में, सिविलियन सुप्रीमेसी की एस्टैब्लिशमेंट में, अगर वो हमारे साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो हम उनको अपने साथ लेके चलने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा एक और मामला रऊफ हसन साहब, बुशरा बीबी की हेल्थ का है और इस हवाले से इमरान खान साहब भी कहते रहे, बुशरा बीबी खुद ये कहती रही कि मेरे खाने में मिलावट की गई, मुझे जहर देने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा कि शहद में मिलावट हुई, फिर उन्होंने कहा कि हार्पिक के कतरे मेरे खाने में मिलाए गए। और इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया था कि शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम, उनसे उनका जो है वो मुआयना करवाया जाए। वो मुआयना हो गया और डॉक्टर आसिम से कल बात हुई जब जियो न्यूज़ के नुमाइंदे की, तो उन्होंने तो कहा कि जहर देने वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वो भी पुराने, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है कि उनको जहर दिया गया या जहर देने की कोशिश की गई है। देखिए, जहर के जो फ्रेंसिक के जो असरात है ना, उसका तो उसके टेस्ट तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। स्लो पॉइजनिंग जिसे कहते हैं
उसके टेस्ट तो यहाँ है ही नहीं है। वो सिर्फ जर्मनी में और एक और मुल्क है दुनिया में, वहाँ 2 ममालिक है सिर्फ जहाँ वो टेस्ट हैं। तो डॉक्टर आसिम ने रिकमेंड किया है कि जी उनके ब्लड के सैंपल्स जो है वो भेजे जाएं उसके लिए। जब वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही आप हतमी तौर के ऊपर कह सकते हैं कि स्लो पॉइजनिंग की गई है कि या नहीं हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो नॉन डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर आसिम की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर आसिम साहब तो बड़े उन्होंने मोहतात अल्फाज में सारा कुछ बयान किया है। नहीं रऊफ साहब, मोहतात अंदाज में नहीं, बड़ा कैटेगोरिकली डॉक्टर आसिम ने यह कहा था कि जब उन्होंने मुआयना किया तो कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया हो। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात कही थी और इनका नाम तो खुद इमरान खान ने रिकमेंड किया था। अब आप ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर आसिम कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, उस पर भी आपको यकीन नहीं है? देखिए, जो ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने बात की है ना, लेकिन मैंने अर्ज कर रहा हूं कि उसका जो टेस्ट है, जो स्लो पॉइजनिंग का टेस्ट होता है ना, वो उसका हमारे पास यहाँ फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। वो तो जब टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद ही हतमी तौर के ऊपर आप बात कर सकते हैं ना, उससे पहले तो नहीं कर सकते। तो अब क्या आप चाहते हैं कि मतलब वो टेस्ट के लिए जर्मनी भेजा जाए? बिकॉज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्लो पॉइजन का भी पता कराने का कोई तरीका नहीं है। वो डॉक्टर आसिम साहब ने भी कहा है कि जी ब्लड टेस्ट जो है वो भेजे जाने चाहिए, उन्होंने कहा है ये। तो जब ब्लड टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है तो फिर इतना संगीन इल्जाम के जहर देने की कोशिश की जा रही है, ये किस बुनियाद पर लगाया गया था? देखिए, वो बहुत देर से चल रहा है। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और उनकी फीलिंग थी ये, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था। इसमें तो कोई बात नहीं है। लोगों ने तो और बहुत कुछ कर दिया था, लोगों को प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे जबकि नहीं हुए थे, तो झूठ बोलते रहे हैं। यहाँ तो एक पॉसिबिलिटी का इजहार किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बुराई है या कोई गलत बात है। अच्छा, खैर, जिस तरीके से बार बार आके कहा गया कि कभी शहद में मिलाया गया, कभी हार्पिक, तो पॉसिबिलिटी करके नहीं बताया गया था, इसको तो ऐसा बताया गया था कि जैसा ये मैटर ऑफ फैक्ट है। और इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि शौकत खानम के डॉक्टर से इनका इलाज करवाया जाए। जी, आप प्रोसेस को डिले किया, उन्होंने इतनी देर डिले किया। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन थी। उन्हें चाहिए था कि फौरन डॉक्टर को बुलाते। और अब डॉक्टर आसिम साहब आए हैं। डॉक्टर आसिम साहब उन्होंने आके इनिशियल जो अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, जो आपको भी पता है, आपको भी मालूम है, जो मैंने भी देखे हैं, लेकिन इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसकी हमने डिमांड की है कि ब्लड टेस्ट किए जाए, ब्लड टेस्ट जो है वो भेजे जाएं और उसके बाद पता चलेगा हतमी तौर के ऊपर कि क्या कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान तवील अरसे से दुनिया को भारत की जिस सरहद पार दहशतगर्दी से खबरदार कर रहा था, अब उसका एतराफ खुद भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम ने कर लिया है, जिसका इंकशाफ बरतानवी अखबार द गार्डियन ने किया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुसलसल दुनिया को यह बता रहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए को दहशतगर्दी का हथियार बना लिया है और इसी झूठे बयानिए की बुनियाद पर भारत सरहद पार दहशतगर्दी कार्रवाइयां करता है। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों के बाद पिछले 1 साल के दौरान कनाडा, बरतानिया और अमेरिका ने भी भारत की सरहद पार दहशतगर्दी कार्रवाइयों का एतराफ किया है। और अब कल इस हवाले से द गार्डियन ने जो रिपोर्ट शाया की है, उसमें पाकिस्तान के दावों की तस्दीक करते हुए बताया गया है कि पिछले 4 सालों में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त शहरियों के कत्ल के अहकाम दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत ने पिछले 4 सालों में कम से कम 20 अफराद को पाकिस्तान में मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करवाया, जिनमें से 15 अफराद को सिर्फ 2023 में कत्ल कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम और पाकिस्तान की जानिब से शेयर करने वाले डॉक्यूमेंट से यह जाहिर होता है कि कैसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने अपनी हुकूमत की इजाजत से 2019 के बाद बैरूनी मुल्क कातलाना कार्रवाइयां शुरू की हैं और इन कार्रवाइयों के लिए नामालूम मुसल्लह हमलावरों को करोड़ों रुपए दिए गए हैं, जिनमें पिसे हुए तबके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं, जिन्हें किराए पर भर्ती करके शहरियों के कत्ल पर उभारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तफ्तीशकारों का कहना है कि इन हलाकतों के पीछे रॉ के स्लीपर सेल्स हैं, जो कि मुत्तहदा अरब अमारात से ऑपरेट कर रहे हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन को की चौंका देने वाली रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल है, मगर इस रिपोर्ट से पाकिस्तान का भारत के खिलाफ दहशतगर्दी का केस जहां मजीद मजबूत होता है, वहीं पाकिस्तान के अंदर भारत की इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान का सिक्योरिटी फेलियर भी वाजे होता है कि कैसे भारत 4 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों और शहरियों को कत्ल करने में बराह रास्त मुलविस रहा है। बरतानवी अखबार की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद साइरस सजाद काजी ने कहा है कि हमारे पास भारतीय एजेंसियों के दरमियान रवाबित और पाकिस्तान सरजमीन पर 2 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के मुसद्दका शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये किराए पर भर्ती किए गए कातलों का मामला है, जिसका दायराकार बहुत वसी है और इसमें बैनुल अक़वामी सेटअप भी शामिल है। अहम बात यह कि रवा साल जनवरी में भी सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अंदर 2 अफराद के कत्ल में भारतीय हाथ मुलविस होने का दावा किया था और मीडिया से इस हवाले से शवाहिद भी शेयर किए गए थे।
Credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations. Indian media and social media accounts immediately claimed and glorified these killings as successful retribution against enemies of India. At this stage, we are sharing information on 2 cases. A few other similar cases are under investigation and we will reveal details about these in due course. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।